Hello students, welcome to this video. In this video we will study our chapter number 3. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं कि कुछ चीज़ें जो है मेटल से बनी होती है, कुछ चीज़ें नॉन मेटल्स होती है. मेटल्स कैसी, जैसे कि हमारा जो एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे हमारे मेटल्स के अंदर आते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्डिंग क्या होता है. ठीक है, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, वन मोर थिंग कि आप जो ये सब पढ़ते हो ना इस चैनल से, इसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक वैसे रीड करना इज़ सो गुड. ठीक है, वैसे नोट्स में सफिशिएंट नॉलेज है दैट यू डोंट हैव टू पीप हेयर एंड देयर. आपको इधर उधर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो देन यू डोंट हैव टू स्टडी दैट मच. ओके, इतना कुछ ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, 10th क्लास इज़ नॉट दैट मच हार्ड, ईजी होती है. ठीक है, हो जाएगा सब. फर्स्ट है हमारा टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बॉन्डिंग क्या होता है. ठीक है, बॉन्ड एक वो फोर्स होता है जो दो एटम को आपस में लिंक करवाती है, जोड़ती है. ठीक है, दो एटम को जोड़ने की फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, बॉन्ड इज़ अ फोर्स दैट इज यूज टू लिंक द टू एटम. दो एटम को जोड़ने की जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड. ठीक है, इसके बाद हम आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉज ऑफ बॉन्डिंग. बॉन्डिंग का कॉज क्या होता है. देखो, हम बॉन्डिंग क्यों करवाते हैं, क्या ज़रूरत है हमें बॉन्डिंग करवाने की. ठीक है, क्यों है, क्योंकि ताकि हर एक जो एटम है स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है. हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए. स्टेबल कैसे होगा, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, डुप्लेट कंप्लीट करके. ठीक है, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेट, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो केयर शेल होती है उसको बोलते हैं डुप्लेट. ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हर एक ये सब जो ऑक्टेट और डुप्लेट हर एक एटम अपना कंप्लीट करना चाहता है, मीन्स स्टेबल बनना चाहता है, इसीलिए हम बॉन्डिंग करते हैं. ठीक है, एटम वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी. ठीक है, और वो कैसे अचीव हो सकती है, लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, गेन करके, शेयर करके हम वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है, बाय डूइंग दिस एटम्स कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ऐसा करके जो एटम्स हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, डुप्लेट कर सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं. ठीक है, इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा बॉन्डिंग होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है. ठीक है, 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट होती है हमारी बॉन्डिंग, देखो, बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना. सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें टोटल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है 2 एटम्स के बीच में. ये इलेक्ट्रॉन इसका भी आधा, इसका भी है, इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, देखो, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. एक ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है इलेक्ट्रॉन का, एक एटम से दूसरे एटम में. या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स. मीन्स ये वाली डेफिनेशन अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, देन आपको समझ में आएगी. देखो, हमारे पास क्या है, एक है NaCl. ठीक है, Na, इसके अंदर 2 चीज़ें हमारे पास, सोडियम और क्लोरीन. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, इसकी है 287. इसको स्टेबल होने के लिए या तो 7 चाहिए या फिर 1 छोड़ना है. इसको स्टेबल करने के लिए या तो 1 चाहिए या 7 इसको छोड़ने हैं. कौन सा ईजी है, ऑफकोर्स 1 छोड़ना ईजी है ना, और इसके लिए 1 लेना ईजी है. तो क्या करता है, ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है. ठीक है, तो देखो, सोडियम के पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है. ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसको दे देता है, और ये जो आपस में बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. ठीक है, और ये जो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, Na पॉजिटिव. इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कैसा आएगा, नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl. दोनों के ऊपर क्या आया, चार्ज आया. दोनों क्या बन गए, आयंस बन गए. दोनों आयंस के ऊपर चार्ज आया, दोनों आपस में अट्रैक्ट हुए, और ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होल्ड करता है अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को. ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है,
एग्जाम्पल है हमारा जो मैंने पढ़ा। इसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल है जैसे कि MgCl2, इसमें क्या होता है 12, इसमें होता है 17, 282, 287, ठीक है। लेकिन इसको दो छोड़ना ईजी है, इसके लिए एक लेना ईजी है। देखिए हमारे पास क्लोरीन कितने, दो, तो दोनों क्लोरीन एक एक ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में भी क्या होता है, इसी तरीके का बॉन्ड होता है, इससे दो छोड़ना है, इसके दो लेना है, कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसको दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्डिंग की स्टोरी। आयनिक बॉन्डिंग की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। आयनिक बॉन्डिंग की स्टोरी में अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ बचती है। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहले हमारा फिजिकल स्टेट आता है, ठीक है। जो हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बना रहे तो सॉलिड होंगे। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत टाइटली मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इन मोल्टन स्टेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयन्स आर लूजली पैक्ड। देखो ये जो है आयनिक कंपाउंड्स, ये सिर्फ मोल्टन से मतलब पिघली हुई स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इसका प्रॉपर्टी, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर। और क्योंकि उनमें क्या है, ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्शन होती है, मतलब कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है सॉल्ट और वाटर में, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट बॉन्डिंग, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया ना अभी किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। देखो कोवेलेंट बॉन्ड किसकी हेल्प से बनता है, शेयरिंग की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है शेयरिंग होती कैसे। देखो मैं अब आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन दो इसके हैं एटम्स, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। देखो अब दो ऑक्सीजन है, एक की 2,6, दूसरे की भी 2,6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देने वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एक ये है, एक हमारा ऑक्सीजन का ये है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2-2 आपस में शेयर कर रहे हैं। देखो शेयर करने वाले हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए। अब तो इसने शेयर कर चुका, तो इसके पास कितने बचे, 4, 6 में से 2 गए तो 4 बचे ना, इसके पास भी कितने बचे, 4। अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके भी हैं और इसके भी हैं, ठीक है। इसके पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात और, अगर दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिंगल बॉन्ड। अगर दोनों अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बॉन्ड होता है वो होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद देखो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होता है और ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर सेम टाइप के एटम्स में हो रहा है दैट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में हो रहा है तो वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो अगर सिमिलर टाइप के हैं तो वो होमोएटॉमिक, जैसे कि H2 O2 N2 H2 देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट तो होता नहीं है, डुप्लेट होता है ना, तो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन करेंगे शेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन में 3 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए, दोनों अपने 3 शेयर करेंगे तो बनाएंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देखो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसा होता है, CH4 में बताती हूँ मैं आपको, पहले HCl बता देती हूँ। HCl हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, एक इसको भी चाहिए, एक इसको भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक छोड़ देगा, अगर एक छोड़ देगा ना तो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। एक इसको चाहिए, एक इसको चाहिए, तो दोनों अपना एक एक शेयर करते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन का है, ये हमारा क्लोरीन का है, एक इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया। देखो अब इसने शेयर कर लिया, इसके पास तो एक भी नहीं बचा,
इसने शेयर किया, इसके पास 6 बच गए, 1 2 3 4 5 6, इसको कितने चाहिए थे 8, कितने हो गए 8, इसको 2 चाहिए थे, इसको 2 हो गए, तो इधर बन गया हमारा HCl के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें CH4 मीथेन की, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, ये 1, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, ठीक है, शेयर करने वाले 4 है, तो इस तरीके से बनेगा। देखो इसका, ये कार्बन है, 1 2 3 4 है इसके चारों तरफ हाइड्रोजन, दोनों अपने हाइड्रोजन के पास एक तो था ही, एक कार्बन ने शेयर किया, इस हाइड्रोजन के पास एक था, एक कार्बन ने शेयर किया, एक था, एक कार्बन ने किया, एक था, एक कार्बन ने किया, कार्बन को 4 ही तो शेयर करने थे और 4 ही चाहिए। अब देखो इस हाइड्रोजन कितने चाहिए थे 2, इसको भी कितने चाहिए थे 2, इसको भी 2, इसको भी 2, और कार्बन को कितने चाहिए थे 8, तो ये जो 2 है, ये जो 2 सबके, ये सारे कार्बन के भी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से कार्बन के साथ ऐसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्डिंग होती है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट होती है। इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टीज़, किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। ये मोस्टली गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन जैसे सॉलिड भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, लेकिन मेनली गैशियस में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम ही होता है, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, और ना ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इतने अच्छे आयंस नहीं होते, आयंस तो बनते ही नहीं है, शेयरिंग होती है, और ना ही ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, और लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं, जैसे कि बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 हेडिंग है, स्ट्रैटेजिक मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स। स्ट्रैटेजिक मेटल्स क्या होते हैं एंड कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं। देखो स्ट्रैटेजिक मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे मेटल जैसे कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिरकोनियम, जो इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कौन से इक्विपमेंट, जैसे कि डिफेंस पर्पज़ वाले, ठीक है, डिफेंस पर्पज़ वाले, क्योंकि वो लाइट होते हैं, ना ही वो कोरोडेड होते हैं, उनको जंग नहीं लगता बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, कैन स्टैंड विद वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब तोड़ फोड़ उन पर अच्छे से होती है, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, अच्छे से झेल सकते हैं, वैसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मेटल्स, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो ज्वेलरी में, कॉइन्स में बनाने के लिए यूज होते हैं, उनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। क्या आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टी जो हम बाहर से देख सकते हैं। बहुत सी प्रॉपर्टी जैसे कि लस्ट्रस, मेटल्स चमकते हैं, हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेलिबिलिटी मतलब जो मेटल्स हैं वो उनको हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। डक्टिलिटी मेटल को हम पतले पतले वायर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को भी आप अच्छे से अपने अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा लस्ट्रस, ये शाइनी होते हैं अपीयरेंस में दिखने में, इसलिए ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं। दूसरा है हार्डनेस, हार्डनेस क्यों आती है, जितना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी बॉन्डिंग होगी उतनी ही अच्छे इनकी हार्डनेस होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, जैसे कि सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, इनको हम इजीली नाइफ की हेल्प से भी काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एक्सेप्शन है हार्डनेस की। इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ऐसे मेटल जिनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग होती है ड्यू टू हाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे से इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन इस जो जैसे कि एग्जाम्पल है टंगस्टन है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। बात करें अगर एक्सेप्शन की, तो जो हमारा गैलियम होता है, सीजियम होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस पे, हम इनको अपने हाथ पे रखें तो भी यह मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर एक मेटल को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम की फॉइल्स जो हम खाना वगैरह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ठीक है, इसको ईटेबल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डक्टिलिटी। ये वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जब मेटल को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबी तार, ठीक है, देख सकते हो आप। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, लूज़ कर देते हैं। लेकिन जैसे कि सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन जनरली वायर्स आर मेड ऑफ इट बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। वायर्स आर नॉट मेड ऑफ इट, ठीक है, यहाँ पे नॉट आएगा। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन इससे हम वायर्स नहीं बना सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत महंगा होता है सिल्वर, ठीक है। इसलिए हम जनरली तार किसकी बनाते हैं? एल्यूमिनियम और कॉपर की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की एंड देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एक एक्टिविटी है एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो देखो सॉरी, यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी है जिसमें क्या लिखा हुआ है, टेक एन एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। एक एल्यूमिनियम की और कॉपर की वायर लेनी है हमें। तो देखो एक्टिविटी 3.1, इस एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी टू शो थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, मेटल्स के हीट को कंडक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। उसको हम दिखाना है इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी में क्या है, एक एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर लेनी है और उसको एक स्टैंड के साथ हमें क्लैम्प कर देना है, बांध देना है। और फिर हमें क्या करना है, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ पे हमें वैक्स की हेल्प से एक पिन लगा देनी है। कैसे करेंगे देखो, ये हमने एक स्टैंड लेना है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है, इसका। एंड देन यहाँ पे होगा, ये होगा हमारा मेटल, ठीक है, क्या होगा हमारा मेटल। एंड यहाँ पे हम वैक्स की हेल्प से एक पिन लगा देंगे और यहाँ पे होगी हमारी कैंडल, ठीक है। यहाँ से हम देंगे इसको हीट, ठीक। यहाँ से हम इसको जब गरम कर रहे हैं, यहाँ से जो है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी यहाँ तक आएगी। कैंडल हम, ये जो वैक्स है हमारी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी एंड देन ये जो हमारी ये जो पिन है ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है। इससे पता चलता है कि मेटल के अंदर जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। देखो इसमें हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या है, द पिन फॉल्स डाउन, पिन नीचे गिर जाएगी। कंक्लूजन में क्या है, बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी द वैक्स गेट्स मेल्ट। थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से जो हमारी वैक्स थी वो मेल्ट हो गई, पिघल गई, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक और हमारी एक्टिविटी है जिसमें हम क्या दिखाते हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम क्या दिखाएंगे उसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें हमारे ये चेक करना है कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती है। हमें इस तरफ से बस इस तरीके से अपने सेटअप बना लेना है। बैटरी है, यहाँ में हमें अपना बल्ब लगाना है, हमारा स्विच है, इसको हम ऑन करेंगे, करंट को पास करेंगे। जब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो बल्ब है ग्लो करेगा, ठीक है। एंड इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि मेटल्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो लेड और मर्करी होते हैं ये हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पोअर कंडक्टर होते हैं। ऑल्दो दे आर मेटल बट स्टिल दे आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर होम्स आर कोटेड विद पीवीसी। हमारे घर के अंदर जो वायर्स होते हैं पीवीसी से कोटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि पीवीसी एक इंसुलेटर होता है जो कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारी मेटल की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि क्या है, सोनोरस।
क्या है बच्चा, सोनोरस। सोनोरस क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विद अ हार्ड सरफेस। कोई भी मेटल जब हार्ड सरफेस से टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि द बेल रिंग इन द स्कूल टाइमिंग, द सेम वी हेयर इन द टेम्पल रिप्रेजेंट द सोनोरस नेचर ऑफ मेटल। मतलब जो हम अपने स्कूल में बेल जो बजते हुए देखते हैं ना, वो एक टाइप की सोनोरस प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ठीक है, दूसरे में क्या देखते हैं, टेम्पल के अंदर जो बेल होती है ना, जो ऊपर लगा रहता है, वो जो होता है वो भी किसके वजह से बजता है, सोनोरस नेचर दिखाता है मेटल का। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल की हाई डेंसिटी। मेटल्स के पास हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में क्या है, मेटल से उल्टा कर देंगे हम, जो मेटल्स में था वो इसके ऑपोजिट। नॉन मेटल्स हैं नॉट मेलिएबल, ना ये मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, लस्चरस भी नहीं होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनके पास, ना ही इनमें सोनरस प्रॉपर्टी होती है, और ये एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये वाला पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। देखो ये जो होता है ना पुअर कंडक्टर, इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि जो ग्रेफाइट है हमारा, ये एक नॉन मेटल है बट स्टिल इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास नॉन मेटल्स जो होते हैं लस्टर चमकते नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल होता है हमारे पास आयोडीन जो चमकता है। ठीक है, आयोडीन इज लस्ट्रस, ये हमारे एक्सेप्शन है किसका, लस्ट्रस वाली प्रॉपर्टी का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर है, एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लस्ट्रस है, एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो हार्ड है। ठीक है, और जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो है हमारा डायमंड। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कि अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना। कार्बन अलग अलग तरीके से अरेंज होकर अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करवाता है। जैसे कि ये मेनली हमारा 4th चैप्टर में आएगा, एलोट्रॉप्स हम पढ़ते हैं। उसके अंदर होता है हमारे कि जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स की। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, मेटल्स ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास क्या टेंडेंसी होती है, लूज करने की इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। नोबल गैस मतलब कि स्टेबल हो सके। ठीक है, मेटल्स में हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ओके, ये फिर आप बोल सकते हो द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स कैन डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसी को अलग वर्ड्स में लिखा गया। ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। रिएक्टिविटी हमारी इस तरीके से डिक्रीज होती है। हाईएस्ट रिएक्टिव, सबसे लो रिएक्टिव है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेटल्स का। अगर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो अगर मेटल हमारा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, कोई एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, CuO, जिंक प्लस ऑक्सीजन ZnO। ठीक है, इस तरीके से सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, हमारे सोडियम है और पोटेशियम है। ये हमारे रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, दे एक्ट वायलेंटली, बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हीट इवॉल्व होती है, आग तक पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम इनको अवॉइड करने के लिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ Na2O, पोटेशियम के ऑक्सीजन के साथ K2O। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करता है, जब हम उसको हीट करते हैं, Mg+O2 MgO। आयरन कब रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है लेकिन ये जलता नहीं है, Fe+O2 Fe3O4। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है का जो उसको बहुत लंबी हीट करते हैं, बहुत टाइम तक हीट करते हैं, CuO बना देता है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है।
इसके बाद है हमारे जो सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते चाहे कितना ही हाई टेम्परेचर दे दो, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल्स मीन्स बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। वो होते हैं हमारे ZnO, Al2O3, PbO, ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं। जी, एम्फोटेरिक कभी भी कोई मेटल नहीं होता, एम्फोटेरिक हमेशा ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा ZnO है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 + H2। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा Na2ZnO + वाटर, ये बनाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वाटर होगा। ZnO + HCl, अगर जिंक के HCl के साथ रिएक्शन होगी तो इधर हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन इधर क्या बनेगा? वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा एक पानी बनता है, ठीक है। वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये हमारा जिंक क्लोराइड है। इस तरीके की हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगर हम इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। देखो Na + H2, K + H2। सब अगर मेटल्स की बात आती है तो सबसे पहले हम सोडियम पोटेशियम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। NaH, फिर क्या आ जाएगा? KH, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो CaH2, ठीक है। देखो इस तरीके से हमारे क्या बन जाएगा? आयनिक हाइड्राइड्स। अब आती है हमारी रिएक्शन विद वाटर। क्या आती है हमारी रिएक्शन विद वाटर? अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन भी देखो मेटल अगर वाटर के साथ करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड, जो ये है। मेटल अगर वाटर के साथ, अगर वाटर लिक्विड में है, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड + वाटर। मेटल अगर वाटर के साथ करेगा जो कि स्टीम गैसियस फॉर्म में है तो मेटल हाइड्रोक्साइड + वाटर, सॉरी H2। देखो मेटल आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि जिंक + वाटर, ZnO + H2, ठीक है। अगर ZnO + वाटर हो रहा है तो ZnOH ट्वाइस, ठीक है। अब देखो इसके बाद है हमारा सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर ड्यू टू हाई रिएक्टिव नेचर दैट रिलीज अ हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सो दे कैन ईजिली कैच फायर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी पुट देम इन केरोसिन ऑयल। वही रीज़न है जो हमने पढ़ा। सोडियम और पोटेशियम होते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंटली एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है, आग तक पकड़ लेते हैं, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी ना, ये, ठीक है। ये रिएक्शन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो रिएक्शन जो है, ठीक है। इसके बाद हमारी कैल्शियम मैग्नीशियम जो है कब रिएक्ट करते हैं? हीट करने पे करते हैं। कैल्शियम और जो वाटर है कब रिएक्ट करता है? अगर हम हीट करें, बस आपको मेनली में रिएक्शंस याद करनी है। कैल्शियम जो होता है पानी से भारी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये उस पर फ्लोट करता है क्योंकि बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल एंड स्टार्ट फ्लोटिंग। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स इवॉल्व हुए थे वो मेटल के सर्फेस पे चिपक जाते हैं, ठीक है, और फिर वो तैरने लगते हैं। और है जैसे कि मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये पानी के साथ गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ इनकी कैसे रिएक्शन होती है? देखो मेटल + एसिड, अगर एसिड डाइल्यूट है तो क्या बनेगा? हमारा मेटल का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। मेटल का क्या बनेगा? सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमारा एग्जांपल है जिंक और मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी, ZnCl2 and MgSO4,
ठीक है। जिस तरीके का हम एसिड लेंगे उसी तरीके का तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। देखो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है शोन बाय द मेटल विच लाइज अबव हाइड्रोजन। मतलब जो जो चीज़ें हाइड्रोजन से ऊपर हैं वही मेटल शो करेंगे, बिकॉज मेटल शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सेप्टेड बाय H पॉजिटिव आयंस ऑफ द एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये लाइन देखो क्या लिखा है इसमें, जो हमारे मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करते हैं। पॉजिटिव नेचर मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी भी चीज़ पे कब आते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं कौन ले लेता है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। एसिड के जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो ले लेते हैं। H पॉजिटिव तो हमारा क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है जो इवोल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज व्हेन वी रिएक्ट द मेटल विद नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो हमारा जो हाइड्रोजन होता है ना, जो ये हाइड्रोजन गैस निकली इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है पानी में। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देना, H2O क्या बन गया, पानी, ठीक है। और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है NO2 में, ठीक है। HNO3 से क्या हो गया, NO2, और H2 से क्या हो गया, H2O, ठीक है। ये इधर 3 रिएक्शन है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास कोई भी मेटल ले लो, जिंक प्लस कौन सा हमारे पास एसिड था, HNO3, ठीक है। ये HNO3 कैसा था हमारे पास, कंसनट्रेटेड। इसकी जब हमने रिएक्शन करवाई तो ZnNO3 ट्वाइस बना, साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम्स बने, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स बने। अब देखो HNO3 तो बहुत सारा है, ये इस 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, इधर से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इस हाइड्रोजन के एटम को पानी बना देगा, साथ में खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस NO2। और ऐसा सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे बनाता है, ठीक है। अब देखो जिंक बच गया हमारे पास, साथ में ये क्या था हमारे पास, HNO3। ओवरऑल क्या बना दिया, एक तो ये बन गया Zn, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, प्लस पानी के मॉलिक्यूल्स 2 प्लस 2 NO2, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लगा देंगे 4, ठीक है। हमारी ओवरऑल रिएक्शन तो होगी ये, इसको ब्रेक करके हमने 2 रिएक्शन में ये लिख दिए, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर पूछे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ क्यों नहीं होती जब हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हमारे ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद बेचारा NO2 में रिड्यूस हो जाता है। फिर आप ये तीनों रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मैंगनीज और मैग्नीशियम होता है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एक्वारीजिया। क्या होता है एक्वारीजिया? जब हम किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, अपने गोल्ड को, ऐसा होता है ना, गोल्ड के ऊपर कुछ सफाई करवाने जा रहे हैं, ठीक है, तो पूरा चमक जाता है गोल्ड, और वो क्यों कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्वारीजिया के अंदर। एक्वारीजिया एक सोल्यूशन होता है, एक मिक्सचर होता है 2 अलग अलग चीज़ों का, कंसनट्रेटेड HCl का, कंसनट्रेटेड HNO3 का। किस रेशो में, 3:1 में। देखो HCl 3 है, HNO3 1 है, उल्टा मत करना, ठीक है। द गोल्डस्मिथ यूज दिस रॉयल वाटर, इसको क्या बोलते हैं हम, रॉयल वाटर बोलते हैं एक्वारीजिया को, ठीक है, टू क्लीन एंड इम्पार्ट शाइन टू द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। बस गोल्ड ऑर्नामेंट्स को साफ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। एक मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। देखो कोई मेटल है A और कोई मेटल है B, उसका सॉल्ट है। A तो मेटल है, B का सॉल्ट है, तो क्या बनेगा, हमारे A का सॉल्ट बन जाएगा और मेटल B बन जाएगा। कैसे, देखो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे कि जिंक ले लो, मेटल A, दूसरे मेटल का सॉल्ट लेना है, कॉपर का सॉल्ट ले लो, CuSO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, मेटल B बन गया और A का सॉल्ट बन गया, ठीक है, सिंपल।
देखो, मेटल प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल विच ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन विद सॉल्ट। सिंपल सी बात है, आप पता है सबको, ठीक है। ये तो यहाँ पे रिएक्शन लिख देना आप कुछ भी, जैसे कि इसी का एग्जांपल है, ठीक है। ये जो मैंने बताया, दूसरा क्या, एक मेटल लिया कॉपर, दूसरे मेटल का सॉल्ट लिया, फिर हमने क्या, कॉपर का सॉल्ट बन गया और हमें दूसरा मेटल साफ मिल गया, ठीक है। इसके बाद है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, नॉन मेटल्स की। अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के। नॉन मेटल्स के पास हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना मतलब क्या बनाना, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाना, ठीक है। इसके अंदर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2, ठीक है। इसके बाद है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। सल्फर जैसे कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया ना, पहले S था इधर SO2 बन गया। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बन जाते हैं, H2+H, H2S, H2+N2, NH3, ठीक है। इधर होते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स फिनिश, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोरोजन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। देखो मैं इधर फिर बता देती हूँ, ये रहा हमारा कोरोजन। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के सरफेस की धीरे धीरे खाने का जो प्रोसेस होता है ना, जब उसको बाहर छोड़ते हैं बहुत टाइम तक, उसको बोलते हैं हमारा कोरोजन। अगर आयरन के केस में कोरोजन और उसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। और उसकी रिएक्शन थी, ठीक है। ये कैसे होता है, जब मॉइस्ट एयर लगती है आयरन के कांटेक्ट में और ये ब्राउन कलर का हो जाता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर एक कॉपर के केस में होता है तो क्या करता है, ग्रीन कलर की कोटिंग बना देता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अगर ये सिल्वर के केस में होता है तो सिल्वर जो होता है ब्लैक कलर एक्वायर कर लेता है, क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। ये हो गया हमारा इधर कोरोजन फिनिश। इसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन की एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, तीनों के अंदर हमें आयरन की नेल्स डाल देनी है। तीनों को नाम देना है ABC। A के अंदर हम डालेंगे वाटर, बंद कर देंगे। B के अंदर हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर, फिर बंद कर देंगे, ठीक है। और B के अंदर हमने क्या डालना है, थोड़ा सा ऑयल भी डालना है, तेल भी डालना है। और जो C है हमारी, उसके अंदर हम डालेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, फिर उसको बंद कर देंगे। जो नेल है हमारी, सिर्फ फर्स्ट वाले में रस्ट लगेगा, सेकेंड और थर्ड में रस्ट नहीं लगेगा। देखो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, द नेल विल रस्ट इन A नॉट इन B एंड C, ठीक है। देखो कैसे होगा, दिस शोज़ दैट एयर एंड वाटर बोथ आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जिससे पता चलता है कि रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, एयर भी है वाटर भी। 3 चीज़ थी, इसके अंदर हमने क्या डाला था, इसके अंदर हवा भी थी और पानी भी था, इधर रस्ट लग गया। दूसरे के अंदर क्या था, हवा तो थी लेकिन बॉइल्ड पानी था, और एक इधर क्या थी, ऑयल की एक लेयर थी, जिसकी वजह से जो हवा है इसके अंदर नहीं जा पाई, जिसकी वजह से रस्ट नहीं लगा। इधर क्या था, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इधर क्या थी, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये जो हवा होती है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ड्राई एयर बचती है, ठीक है। अब आता है कोरोजन इन एल्यूमिनियम एंड जिंक। इधर क्या होता है, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम हैज एडवांटेज because it combined with oxygen to form aluminum oxide. The deposit on its surface and make it passive for further attacks. As a result, aluminum particles are not corroded. Similarly, zinc oxide layer is formed in zinc that makes it passive. समझ में आया क्या होता है, एल्यूमिनियम मान लो ये, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर चल जाती है, लेयर चढ़ जाती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर आ जाती है, और ये जो लेयर है इस एल्यूमिनियम को बचाता है कि इसके ऊपर कोई और अटैक ना कर पाए, दोबारा कोई और अटैक ना कर पाए, जिसकी वजह से कोरोड नहीं होता। एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। सिमिलरली जिंक का भी ऐसे होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अलॉय, ठीक है। अलॉय क्या होता है, इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं अलॉय।
ये अलॉय बनते कैसे हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन द मॉल्टन स्टेट। मतलब मॉल्टन स्टेट में हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाएं, मेल्ट करें, तो हमें क्या मिलता है? अलॉय मिलता है। अब हम अलॉय बनाते क्यों हैं? पर्पस ऑफ अलॉय मेकिंग क्यों बनाते हैं? हार्डनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए, ठीक है, और रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अगेंस्ट कोरोजन, ठीक है। अब आता है हमारा अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है एक ऐसा अलॉय जिसके अंदर एक कंपोनेंट मरकरी हो, ठीक है, एक ऐसा अलॉय जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो मरकरी होगा ही होगा। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि सोडियम अमलगम, डेंटल अलॉय, ठीक है, जिसको डेंटल अलॉय मतलब कि जो कैविटीज़ को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इधर कुछ अलॉयज़ है, ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। ब्रास में क्या आता है? कॉपर प्लस जिंक। ये यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होता है, वायर्स बनाने में यूज़ होता है, पार्ट्स ऑफ मशीनरी में यूज़ होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज में क्या है? कॉपर और टिन के मिलने से बनता है। ये स्टैचूज में यूज़ होता है, कॉइन्स में और यूटेंसिल्स में, ठीक है। जो तीसरा अलॉय हमारा सोल्डर, ये लेड और टिन से मिलके बनता है और ये जो पार्ट्स टूट जाते हैं उनको सोल्डरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे गोल्ड की। जो हमारा प्योर गोल्ड होता है कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है प्योर गोल्ड, ठीक है। लेकिन हम ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट गोल्ड के बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं उसमें सिल्वर, कॉपर के कुछ मिक्सचर्स उसमें मिक्स कर देते हैं टू इंक्रीज़ द प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, मेलेबिलिटी, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, ओके, डक्टिलिटी वगैरह। अब आता है आयरन पिलर इन दिल्ली does not rust because the quality of rust resistance developed in ancient history during the process of metallurgy just by the heating it red hot and then cool fast, and it also have the red hot and its composition। दिल्ली के अंदर एक आयरन का पिलर है जिस पे कभी भी रस्ट नहीं लगता है, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप की गई थी कि जिसकी वजह से रस्ट ना लगे, ठीक है। कैसे होता है? उसको सब पहले हम रेड हॉट एकदम बहुत ही ज़्यादा वाला गर्म करते हैं, फिर उसको हम ऑन द स्पॉट फिर कूल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रेड हॉट वाली कंपोजिशन भी हमें मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? उसके ओर से। ओर्स मतलब उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको निकाल के हम प्योर मेटल कैसे लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, मोस्टली मेटल्स आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ के क्रस्ट में बहुत से जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब जो प्योर नहीं होते, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल है। ये क्या था? एलिमेंट। ये क्या है? मेटल, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में। दीज कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अर्थ के अंदर ये जो कंबाइंड स्टेट में होती है मेटल्स की, इनको क्या बोलते हैं हम? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स मेनली कैसे मिलते हैं? ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, इनकी फॉर्म में मिलते हैं। अब बात आता है हमारा और क्या होता है, ठीक है। और देखो, द मिनरल्स फ्रॉम वेयर मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। मतलब वो मिनरल्स जहाँ से हम मेटल्स को आसानी से और प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओर्स। इसके बाद आता है कुछ मेटल्स के ओर्स के नाम हैं। जैसे कि एक मेटल होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट। फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2, ठीक है। आयरन का जो ओर होता है उसको बोलते हैं हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। Fe2O3 को बोलते हैं हेमेटाइट, Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट। कैल्शियम के ओर को बोलते हैं डोलोमाइट, ठीक है, CaCO3.MgCO3, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। जिंक के ओर को बोलते हैं कैलामाइन एंड जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? जिंक, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। ZnCO3 और ZnS दो फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर के ओर्स मिलते हैं कॉपर ग्लेंस एंड मेलाकाइट, ठीक है। कॉपर ग्लेंस है वो Cu2S होता है, और मेलाकाइट क्या होता है? CuCO3.CuOH ट्वाइस। लेड जो होता है गैलेना की फॉर्म में मिलता है, गैलेना होता है उसके ओर का नाम, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? PbS। मरकरी का ओर होता है सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। सोडियम के ओर को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, फॉर्मूला NaCl, पता है सबको। सिल्वर का ओर होता है हमारा अर्जेंटाइल, जिसका फॉर्मूला होता है
Ag2S, ठीक है। इसके बाद ये जो हमने पढ़े ये थे मेटल्स के ओर, आपको इनके नेम एंड फॉर्मूला लर्न करने हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है मेटलर्जी। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? मेटलर्जी। देखो, the process of extraction of metal from its ore. Metallurgy is the process of extraction of metals from its ore. किसी भी मेटल के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। और ये इसके एक्सट्रैक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारा कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। पहले तो ओर को कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, और देन एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसको, उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अगर हाईली रिएक्टिव है तो अलग तरीके से करेंगे, लो रिएक्टिव है तो अलग तरीके से, फिर हम उनको रिफाइनिंग कर देंगे उनकी, ठीक है। इस तरीके से हमारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जो ओर है हमारा ख़राब मेटल है, गंदा ओर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं पल्वराइजेशन। क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, द ओर इज़ जनरली एसोसिएटेड विद अर्थी एंड सैंडी इम्प्योरिटीज़। इस ओर के अंदर जनरली क्या होते हैं, अर्थ की या फिर सैंड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसको गैंग बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेप्स के अंदर क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं जो कि ओर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर। ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो हटा सकते हैं, जिसको बोलते हैं एनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। और ये जो ओर की इम्प्योरिटीज़ हम निकाल रहे हैं, ये भी अलग अलग तरीके से होती है। हैंड पिकिंग, फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारे ओर और इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अलग अलग साइज़ में होते हैं, बड़े साइज़ में जो होते हैं उनको हम सिंपली हाथ से निकालते हैं, उसको बोलते हैं हमारा हैंड पिकिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस। ये जो मेथड है इसको हम सिंपली पहले इसको पढ़ लेते हैं, होता क्या है, इसकी डिटेल्स में हमारे हायर क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसको हम इम्प्योरिटीज़ किससे निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे मेटल के जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देयर इज़ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। मतलब इसके अंदर जनरली वाटर और ऑयल की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। वो तो हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। एक मेथड होता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है, दिस इज यूज विद आइदर द ओर और इम्प्योरिटी आर ऑफ मैग्नेटिक नेचर। अगर हमारी इम्प्योरिटी मैग्नेटिक नेचर की है तो हम उसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि जोन रिफाइनिंग होता है, वैन आर्कल, मॉन प्रोसेस, ठीक है। इनकी हेल्प से हम ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे कंसंट्रेशन यहाँ पे ख़त्म होती है ओर की। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। जो हमारे अलग अलग टाइप के जो रिएक्टिविटीज़ होती है उनसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत नीचे आते हैं, लो आते हैं, ठीक है। जो कि हमारे कॉपर है, ये जो मरकरी है, ठीक है, ये ओर की फॉर्म में कैसे मिलते हैं, Cu2S, HGS, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम कैसे क्लीन करते हैं, देखो, फर्स्ट हीट द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, ठीक है। हम HGS और जो C2S है इनको कन्वर्ट करेंगे, कैसे, देखो, देखो जो है हमारा HGS और Cu2S, हमें मेनली इनको साफ़ करना है। सबसे पहले हम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे ताकि ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। हीट का सिंबल होता है ये, हीट करेंगे तो बन जाएगा हमारा HgO, साथ में SO2। ये जब करेंगे तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, Cu2O, और साथ में ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा SO2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स आ गए, इन ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हम सिंपली इनको गर्म करके भी कर सकते हैं। इसको जब आप गर्म करोगे इसको तो हमें क्या मिल जाएगा, Hg+O2, ठीक है। और ये जो हमारा Cu2O है, ये जो हमारा Cu2O है, इसको हम डायरेक्टली हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके साथ क्या मिलाएंगे, एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं, ठीक है। और वो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा Cu2S। जब हम इसके साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से प्योर कॉपर और SO2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है।
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम करेंगे उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में बीच में होते हैं, मिडिल में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जिंक, आयरन, लेड, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के मिडिल में लाई करते हैं, ठीक है। और ये जनरली कैसे प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में और सल्फाइड्स की फॉर्म में, ठीक है। इनके लिए हम अलग अलग मेथड्स लगाते हैं। अगर वो सल्फाइड्स की फॉर्म में है तो हम उनको रोस्टिंग की हेल्प से करते हैं इनका एक्सट्रैक्शन। अगर वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में है तो उनमें एक प्रोसेस लगाते हैं जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। देखो, एक प्रोसेस लगाते हैं रोस्टिंग और एक लगाते हैं कैल्सिनेशन, दोनों अलग अलग में लगता है। एक है हमारा रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग लगाते हैं हम सल्फाइड वाले ओर के लिए, ओके, सल्फाइड वाले ओर के लिए। देखो, जैसे कि हमारे पास कोई भी दो मेटल ले लो, जिंक, लेड, ठीक है। जिंक लिया, जिंक का सल्फाइड का ओर है, ठीक है। जिंक का हमारे पास यहाँ पे सल्फाइड का ओर है, इसके साथ हम क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ताकि क्या बन जाए, ZnO प्लस SO2। हमें बस किसी तरह करके ऑक्साइड बनाना है, ठीक। अब हमारे पास दूसरा क्या है, PbS प्लस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे PbO प्लस SO2, और ये जो हमारे पास क्या बन गया, ऑक्साइड, दोनों को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम उनको हीट भी कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है मेथड, अगर कार्बोनेट्स के हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में और है, कार्बोनेट की फॉर्म में और तो हम इनमें प्रोसेस लगाते हैं जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे हम उस प्रोसेस को, कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन के लिए क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है हीटिंग का जिसके अंदर कार्बोनेट ओर को रिड्यूस किया जाता है, कार्बोनेट ओर को एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है, ठीक है। कार्बोनेट की ओर है जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, सिंपली हीट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब उसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnO PbO, साथ में दोनों की क्या बनेगी, CO2 गैस, ठीक है। ये हमारे प्रोसेस हो गए कैल्सिनेशन का। दोनों के अंदर हमें ऑक्साइड्स मिल चुके हैं, ऑक्साइड्स को हम क्या करेंगे, सिंपली रिड्यूस कर देंगे मेटलिक फॉर्म में इनकी, ठीक है। अब देखो उनको रीड करके बताती हूँ। Metals like iron, zinc, iron, lead lie middle in the reactivity series and they generally present in the form of carbonate and sulfide in nature, ठीक है। They are extracted in the following steps: roasting, heating of sulfide ore in the excess of air below its melting point, ठीक है। इधर इनकी रिएक्शन है, आप इन रिएक्शन को लर्न करेंगे, ठीक है। हमें फाइनली क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है। इसके बाद है हमारा सल्फाइड के जो ओर्स है वो कैसे प्रोसेस से आता है, कैल्सिनेशन के प्रोसेस से, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कार्बोनेट और द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, जिसको हम सिंपली हीट कर देंगे, ZnO PbO बन जाएगा। इसके बाद था हमारा मेटल के जो कार्बोनेट है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, अब हम इनको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सिंपली इनको हम रिड्यूस कर देंगे, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। कैसे रिड्यूस करेंगे, अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे रिड्यूक्शन के भी, जैसे कि हम कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। कार्बन की हेल्प से कैसे, देखो जो हमें मिला था, क्या मिला था हमें, जैसे यहाँ पे ZnO मिला था, ठीक है। ZnO आपको विजिबल नहीं है ना, देखो आपको मिला था ये जो ZnO, इसको हम करेंगे कार्बन की हेल्प से रिड्यूस, कार्बन मिला देंगे, जिंक मिल जाएगा, साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और हमारा ये जो PbO था इसको भी हम कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर देंगे, Pb प्लस CO, ठीक है। प्योर मेटल मिल गया ना हमें इस तरीके से। इसके बाद हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है हम इनको इनके रिडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Cr2O3 MnO2 Fe2O3, ठीक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, देखो वो है हमारा ये दो रिएक्शंस, जैसे कि MnO2 को और Fe2O3 के एल्यूमिनियम की हेल्प से रिड्यूस किया गया, ऑक्साइड्स बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक प्रोसेस होता है थर्मेट वेल्डिंग का। क्या प्रोसेस है हमारा, थर्मेट वेल्डिंग। थर्मेट वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिड्यूस करवाते हैं, ठीक है। आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिड्यूस करवाते, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और ये जो हीट होती है ना आयरन के या फिर जो टूटे फूटे कोई भी आर्टिकल्स होते हैं उनके गैप में भरने में काम आती है, ठीक है, जिसकी वजह से वेल्डिंग का काम हो जाता है, ठीक। Reduction of ferric oxide by aluminium result in the production of heat. That produced heat melts the iron, आयरन को मेल्ट करती है, और वो जो मोल्टन स्टेट में जो आयरन है वो ब्रोकन आर्टिकल्स की गैप्स में भरी जाती है और वेल्डिंग हो जाती है,
ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे एक तरीके का बताया गया कि हम किस तरीके किसके अंदर रख के करते हैं। मैग्नीशियम रिबन लेते हैं मैग्नीशियम पाउडर से अटैच, ठीक है, और बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं, उसको हम एसटी क्रूसिबल नाम का एक वेसल होता है उसके अंदर हम उसको रखते हैं। ये हमारी क्या उसकी रिएक्शन है, ये हीट जो होती है इस आयरन को मेल्ट करवाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच लाई हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत हाई होते हैं ना, टॉप पे होते हैं, उनके अंदर हम एक्सट्रैक्शन कैसे करवाते हैं। देखो उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, जो मेटल्स हाई होते हैं, मतलब कि जो सोडियम पोटेशियम जैसे कि जो मेटल्स होते हैं ना, इनको ऑक्साइड्स में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके ऑक्साइड्स को हम ईजिली रिड्यूस नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इधर कैन आएगा, ठीक है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिकॉज ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ईजिली। हम इनको रिड्यूस नहीं करवा सकते इजीली, क्योंकि ये जो मेटल्स है देखो इतने विगरस होते हैं ना, इतने विगरस होते हैं कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है, और ये इनको इजीली रिड्यूस करना बहुत हार्ड होता है। और ये जो मेटल्स होते हैं खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इनके ऑक्साइड्स का कोई सीन नहीं रखते, डायरेक्टली हम इनको प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वी ऑब्टेन प्योर सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हमें कैसे करेंगे, देखो हम लेंगे मोल्टन NaCl, देखो वेट, हम इस तरीके से एक सेटअप बना लेंगे अपना, ठीक है, बीकर, ओके। इसके अंदर हम एक लेंगे मेटल का सॉल्ट, जो कि हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, एक चाहिए हमें एनोड, एक चाहिए हमें कैथोड, ठीक है। दोनों को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए प्योर मेटल, हम क्या करेंगे इधर से सिर्फ करंट को पास करेंगे, हमारे पास इधर में एनोड है कैथोड है, इसके अंदर है हमारा सॉल्ट किसका, NaCl का। मान लो हमें प्योर सोडियम चाहिए, NaCl का सॉल्ट ले लेंगे एक, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर दो आयंस होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या होते हैं, हमारे दो आयंस होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं, ठीक है। हमारा ये जो Na पॉजिटिव है किसकी तरफ आएगा, जो नेगेटिवली चार्ज रॉड होगी उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज रॉड कौन सी हमारी, कैथोड। अब ये जो हमारा Na पॉजिटिव है ये हमारा कैथोड पे जाएगा, ठीक है, और ये जो हमारा Cl है ये जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे, Cl जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे, जो कि कौन सी है हमारी एनोड, ठीक है। एनोड पे देखो क्या हो रहा है, एनोड है ये, एनोड पे क्या हो रहा है, जो हमारा Cl नेगेटिव आ रहा है, Cl के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे Cl है, Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस Cl मिलके क्या बना देते हैं, Cl2 गैस बना देते हैं, ठीक है। तो एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है, Cl2 गैस, ठीक है। और हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है, इधर हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। अब अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड पे क्या होता है हमारा, Na पॉजिटिव आया, अब हमने पढ़ा था ना Na पॉजिटिव, कैथोड पे आया, Na पॉजिटिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, क्या बना देगा, सोडियम, प्योर सोडियम जो हमें चाहिए था, यहाँ से हमें सोडियम मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे हमने लिखा Na पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड, Cl नेगेटिव मूव टुवर्ड्स एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अल्टीमेटली वी गेट प्योर सोडियम एट कैथोड बाय रिडक्शन। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इधर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम रिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अलग अलग टाइप की रिफाइनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ेंगे। रिफाइनिंग मतलब होता है क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने का मेथड, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है हम अलग अलग मेटल्स के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है। इसके अंदर क्या लेते हैं हम, मेटल का सॉल्ट लेंगे सिंपली, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, इम्प्योर, हम लेंगे एक एनोड एक कैथोड सिंपल, ठीक है। फिर हम यह लेंगे जो हमारी एनोड है, हम जो एनोड और कैथोड लेते हैं वो उसी मेटल की लेंगे जिसका हमें प्योर चाहिए, प्योर जो मेटल चाहिए हमें, ठीक है। और लेकिन जो एनोड है उसको तो लेंगे हम इम्प्योर, बहुत ज़्यादा मोटी, और जो कैथोड है उसको लेंगे पतली सी प्योर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, फिर हम करेंगे करंट पास,
और जो हमारा एनोड है उसके ऊपर क्या होगा, देखो यहाँ से जो हमारा कॉपर है इलेक्ट्रोलाइट में भी है, इधर ये जो हमारी एनोड है इम्प्योर है, इधर से Cu2 पॉजिटिव आयन आ रहे इसके ऊपर आके जम रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इधर, इन Cu पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के साथ जुड़ रहे हैं और प्योर कॉपर इधर जुड़ता जा रहा है, प्योर कॉपर हमारे इधर मिलता जा रहा है कैथोड पे, ठीक है। इसलिए हमने जो कैथोड है प्योर ली थी। और यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ हैं यहाँ से देखो Cu2 पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव इधर आ रहा है इधर, और जो इधर जो इम्प्योरिटीज़ है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनोड मड इधर जमती जा रही है, उसको बोलते हैं हम एनोड मड। इक्वल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट गेट रिड्यूस ऑन प्योर और कैथोड, समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जो आयंस है आएंगे कैथोड पे जल जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे, और इम्प्योरिटीज़ जो है सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, ठीक है, बिनो द एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। हम दो रिएक्शन लिखने के, Cu जो है ये 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और जो इधर से जो Cu2 पॉजिटिव आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और प्योर कॉपर मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सो इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, NCERT क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और जब ये केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 5 चैप्टर्स हो जाएंगे हमारे। केमिस्ट्री कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर्स है? फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बनेट्स कंपाउंड, फिफ्थ वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। 5 चैप्टर हो जाएंगे इस चैप्टर के, पूरी केमिस्ट्री के MCQs करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बायोफिजिक्स पार्ट। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।